हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चुंबकत्व का ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, तो हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये हम टॉपिक देखने वाले हैं। तो मैं बता दूं, इसे हम दो नाम से भी जानते हैं। गॉस वैज्ञानिक जो हैं, गॉस नामक वैज्ञानिक, उन्होंने ही निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में एग्जाम में पूछ लिया जाता है थोड़ा सा घुमा के, कि गॉस के निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसे आप पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपको समझना है एक एक पॉइंट, और इसी फिगर को अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं फिगर बता रहा हूं तो आप समझिएगा। ठीक है, एक एक बात। ठीक है, तो ये हमने मान लिया, ये हमने चुंबक ले लिया। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने चुंबक ले लिया, और चुंबक ये दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव हमने मान लिया, क्या है, N और S, ये दो ध्रुव हैं। ठीक है, और ये चुंबक का उदासीन बिंदु O है। ठीक है, मतलब ये चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव N और S हैं, ये उदासीन बिंदु O है, जहां पर चुंबक का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं ना। ठीक है, उसके बाद यहां से याद रखेंगे, इनकी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, 2L होती है। ठीक है, प्रभावकारी लंबाई 2L है। तो ये बताइए, जब प्रभावकारी लंबाई 2L है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी तो L होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी तो L होगा। जब L L हो गया तभी तो 2L हुआ है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमें इसे निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो याद रखेंगे इसे हम एक और नाम से जानते हैं, उदासीन अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो उदासीन स्थिति पर या उदासीन अक्ष पर, तो भैया ये उदासीन बिंदु है, तो उदासीन बिंदु कब हो जाएगा, ये तो इसका चुंबक का अक्ष है। ठीक है, तो उदासीन बिंदु वो है ना, तो उदासीन बिंदु से खींची गई रेखा ही तो क्या कहलाएगी, खींची गई रेखा ही उदासीन अक्ष कहलाएगी। तो हमें इसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, उदासीन अक्ष। ठीक है, तो यह उदासीन अक्ष हो गया। अब याद रखेंगे, इसी उदासीन अक्ष के इस बिंदु P पर, यहाँ पे एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो इसे हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे यह हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, क्यों मिला रहे हैं, देखिए ये क्या है, बिंदु P है। बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जब अच्छी स्थिति पर गणना किया था, तो उसमें बताया था कि बिंदु P पर हम क्या लेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे, जो क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, मतलब N। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव की गणना करेंगे। ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे तभी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगा ना। ठीक है, तो आप अगर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, तो एक एक बात आपको शब्द जो बोला जा रहा है उससे समझ में आ रहा होगा। तो हमने एकांक उत्तरी ध्रुव ले लिया। ठीक है, तो ये बताइए, ये एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित करने का चिन्ह है। ठीक है, और कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, तो N ध्रुव प्रतिकर्षित कर रहा है कि नहीं, तो मतलब BN लिख देंगे। मतलब B मतलब N मतलब नॉर्थ ध्रुव के कारण, नॉर्थ पोल के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है, S पोल है, तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BS। ठीक है, मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल है यहाँ पे। ठीक है, बिंदु P पर नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो आकर्षित करने का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, ये तो हो गया 2L, ये L हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो लंबाई है उसे हम L मान लिया। ठीक है, समझ गइएगा। ठीक है, ये L मान लिया। तो ये बताइए, जब ये क्या है, एक त्रिभुज है,
ये एक त्रिभुज एक हो गया कि नहीं, PON, ये एक त्रिभुज हो गया। तो देखिए ये क्या है, D है, ये L है, मतलब इतनी दूरी L है। तो हम जानते हैं ये लंब है, ये आधार है, तो कोण क्या हो जाएगा, ये आप बताइए कोण क्या हो जाएगा। तो कोण हम जानते हैं क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, सॉरी D का स्क्वायर नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से ये दूरी, ये जो थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है इसे हम थीटा कहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं। जब ये दो एकांतर कोण है ये थीटा होंगे, तो ये दो दूरस्थ कोण है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक है। तो ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, समझिए, ठीक है। हमने क्या लिया, एक चुंबक लिया जिसके 2 ध्रुव है N और S, ठीक है, उदासीन बिंदु O है और इस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L है। जब ये 2L है तो ये L हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये उदासीन बिंदु से हमने एक रेखा खींचा जो यहाँ पर बिंदु P है, और इसी बिंदु P है, इसी पर हमने एकांक उत्तरी ध्रुव लिया, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव लिया और ये भी एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो जब सजातीय है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा, तो ये हमने लिख दिया। इसके कारण मतलब N के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और S इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, विजातीय है तो आकर्षित करने के लिए क्या लिख दिया, BS लिख दिया, मतलब S के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये क्या है, D है, तो यहाँ पे ये क्या है, लंब D है, आधार क्या है, L है, तो कोण क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये थीटा है, तो ये जो होगा ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शब्दों में ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, या जैसे आपको मतलब समझ के जैसे आपको अनुभव हुआ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। परंतु मैं चाहता हूँ एक बार आपको बता दूं, तो आप लिखेंगे यही कि सर्वप्रथम एक चुंबक लिया एक चुंबक जिसके ध्रुव N और S हैं, तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L है, तथा चुंबक के उदासीन बिंदु O से एक रेखा खींचा जिस पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा बिंदु P तथा O के बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद आप बस इतना लिखने के बाद आप सिंपल से लिखेंगे कि उसके बाद आप लिखेंगे नीचे गणना लिखेंगे, ठीक है। अब गणना में लिखेंगे, अब हमने अच्छी स्थिति में पढ़ा था, तो हमने पहले N पर निकाला था क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया था, तो वैसे ही हमने N पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, उसके बाद S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम पहले N पे करते हैं, तो हम लिखेंगे N ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब N ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसे हम B लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और किसके कारण, तो N हम छोटा लिख देंगे कि N मतलब नॉर्थ ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला μ0/4 पाई, और ये क्या हो जाएगा m बटे यहाँ पे d स्क्वायर होता है, मतलब दूरी के लिए। तो यहाँ पे बताइए इसकी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक मतलब NP दूरी है ना, N P मतलब PN यह दूरी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NP का होल स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये लिख दिया NP का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, समझिएगा, ठीक है। तो हमने पहला गणना कर लिया, मतलब N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो लिखेंगे कि S ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी एस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब पी हम क्या लिख सकते हैं एस पी ये दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है एस पी, तो हम लिख देंगे एस पी का होल स्क्वायर, इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। जब हमने दोनों ध्रुवों पर मतलब क्या कर लिया, गणना कर लिया, तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, जब क्या है ये दूरी, जो ये क्या है, ये भुजा मतलब NP भुजा और SP भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। जब थीटा दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों भुजा बराबर होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब थीटा बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि NP इक्वल टू SP, मतलब जो NP होता है वो SP के बराबर है, ठीक है, ये हम जानते हैं, चूंकि लिख देंगे चूंकि है, ठीक है, मतलब NP SP के बराबर है। तो अब देखिए जब ये SP के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो NP है वो SP के बराबर है, और ये क्या है SP है, ये NP के बराबर है। तो इसका मतलब ये तो सभी मान इक्वल थे ही, ये ही दोनों अलग थे, और जब ये भी दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब BN BS के बराबर हो गया ना। तो हम लिखेंगे तब हम लिखेंगे कि BN इक्वल टू BS, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तभी तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तो मिला नहीं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिणामी तीव्रता ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिणामी तीव्रता, ठीक है। हमारा तो टारगेट ये है कि परिणामी तीव्रता ज्ञात करना ना, तो परिणामी तीव्रता, तो ये तो हमने कंडीशन जान लिया। अब भैया जब दोनों बराबर हो गए तो परिणामी तीव्रता निकलेगी कैसे, तो ये होना चाहिए। तो आपको एक बात मैं बता दूं, मैथ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि यदि ये दो सदिश हैं, मान लेते हैं ये A सदिश है और ये B सदिश है, समझिएगा, ये दो सदिश हैं, इसकी परिणामी क्या है, इसकी परिणामी R है, इसकी थीटा क्या है, थीटा है, ये इसके बीच का कोण थीटा है। तो परिणामी इसकी तीव्रता क्या होती है, जब ये दोनों सदिश बराबर हों, ठीक है, जैसे इसमें दोनों बराबर हो गए हैं, वैसे ही यदि दोनों सदिश क्या हो, इक्वल हो, तो जब परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पे होता है R इक्वल टू 2A cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। परिणामी तीव्रता जब दोनों सदिश क्या हो, इक्वल हो, तो जब दोनों सदिश इक्वल हो तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, और याद रखेंगे इस पे हम सदिश के जैसे चिन्ह दे देंगे, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, में दिशाएं क्या होती हैं, इसमें होती हैं, क्योंकि ये सदिश राशि है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, परंतु याद रखेंगे यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब सदिश का चिन्ह नहीं देंगे, तीर का चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों परिणाम में समान है, न कि दिशा में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दिशा में सामान्य नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, ठीक है, दोनों की दिशाएं अलग हैं, इसकी इधर इसकी इधर, तो परिणाम में समान है, दिशा में सामान्य नहीं, इसलिए हमने सदिश का चिन्ह नहीं दिया। तो इस सूत्र का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और मतलब क्या है, और बहुत से ऐसे राइटर हैं जो अलग अलग तरीके से किए हैं, परंतु हम इस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पुटअप कर रहा हूं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, तो R की जगह पर हम B लिखेंगे, और परिणामी तीव्रता तो 2, अब A आ गया, तो A का मतलब इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, हमने मान लेते हैं इन दोनों में से कोई भी आप लेकर चेक कर लीजिएगा, हम मान लेते हैं BN ही ले लिए, BN ले लिए, उसके बाद cos थीटा, ठीक है, तो cos ले लिया। अब थीटा के जगह पर हम 2 थीटा लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं परिणामी तीव्रता, तो 2 थीटा लेंगे, तो यहाँ पे ले लिया 2 थीटा बाई 2 है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो थीटा से 2 कैंसिल हो गए, जब ये कैंसिल हो गए उसके बाद आप पुटअप करेंगे तो B इक्वल टू 2, आइए BN का मान क्या है, यहाँ पर है, तो मान हम भरेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, समझिएगा, M, अब M क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर में लिख दूँ, cos 2 थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया इसका, अब इसका मान भर रहे थे, तो ये हो गया M बटे NP का स्क्वायर। देखिए NP का स्क्वायर मतलब N
पी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो ये बताइए ये रूट में है, रूट में ये इतना है, स्क्वायर हम अगर कर दें तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब रूट हट जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे कि नहीं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद आता है, अब इसका मान हमने पुटअप कर दिया, अब आता है कॉस थीटा। तो भैया अब कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। और कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने ऐसे निकालते हैं लाल बटे का, ऐसे हम इससे निकाल लेते हैं। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ऐसे हम निकालते हैं। तो आधार क्या है, लंब है, और कर्ण क्या है, ये है ना, तो आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, एल है, और कर्ण ये है। तो कॉस थीटा के जगह पर हम लिखेंगे आधार, आधार है एल, और कर्ण क्या है ये, तो हम लिख देंगे कर्ण के जगह पे लिखेंगे एल स्क्वायर, समझिएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल रूट में लिख देंगे, रूट में है तो रूट में लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। तो हमने आधार लिख दिया यहाँ से और कर्ण लिख दिया यहाँ से। अब देखिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इन दोनों का घात क्या है, एक है कि नहीं, यहाँ पे एक है ना, समझिएगा। यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। हम जानते हैं रूट हटता है तो घात कितना आता है, 1/2 आता है कि नहीं। तो इस हम रूट को हटा भी तो सकते हैं, और रूट को हटाकर, समझिएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं जगह के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट हटा देंगे तो यहाँ पे घात कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इनके बीच में क्या है, गुणा है कि नहीं। हम जानते हैं कोई भी, या वो ऐसे हम मान लीजिए रूट में 2 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने रूट हटाकर 1/2 लिख दिया, ठीक है। ये होता है सूत्र में, ये थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, यहाँ से हमने b = 2 μ0/4 पाई, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, यहाँ से m है, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बटे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कोष्ट में कर दे रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा एक एक बात, यहाँ से देखिए ये दोनों का घात क्या है, नीचे के जो है, नीचे दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब दोनों बराबर हैं, हम जानते हैं कि मान लेते हैं 2 के पावर 1 है, 2 के पावर मान लेते हैं 2 है, और इधर भी क्या है 2 के पावर 3 है, ठीक है। मतलब ये दोनों है 2 का पावर 2 और 2 के पावर 3। जब दोनों गुणा में होते हैं, दोनों नीचे वाले बराबर होते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं कि नहीं, को जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को, जब इन नीचे वाले सामान्य हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, मतलब इतना हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही जब इन दोनों के नीचे वाले बराबर हैं तो इनके घातों को जोड़ देते हैं, 1 और आधा कितने हो जाएंगे, मतलब 1 है और आधा है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3/2। यही तो होगा, यही होगा ना 3/2। तो इसका मतलब हम इसको हम आगे लिखें तो इसका घात अगर हम इन दोनों का जब इक्वल में है तो हम लिख सकते हैं कि l का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बटे 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। एक एक बात आप समझिएगा, यही भी थोड़ी सी दिक्कत आपकी होगी, परंतु वैसे करेंगे ना सदिशों की तरह से, ऐसे ऐसे मतलब सदिश इसका बीच sin थीटा ऐसे निकाल के करेंगे तो बहुत ही मतलब लंबा जाएगा। तो ऐसे ही आसान है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा आपको समझने जाना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये जो एल एम है तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एल जो बच गया था ये एम एल लिख देंगे, ठीक है। अब हम समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से b = हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, तो ये 2 इधर 2 μ0 ml ये सभी चारों गुणा में है, तो हम इसको इधर कर सकते हैं, 2 को हम इसमें गुणा करा सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे μ0/4 पाई, हम लिख सकते हैं 2ml बटे, अब इतना हम लिख देंगे तो ये लिख देंगे l का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर का बटे इसका पावर हो जाएगा 3/2। अब इसको हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर 2
2ml होता है, ये हमने पढ़ा है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब देखिए अब यहाँ पर आप याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट कि जो होता है 2L ये बहुत ही छोटा होता है, किससे, D से। जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो बहुत ही छोटा होता है D से। तो यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा, L मतलब छोटा है तो इसे हम नेग्जिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या मिला, यहाँ से हमें मिला B = μ0/4π, ठीक है। यहाँ पे हमने m लिख दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे L² + D² / 3/2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप समझिएगा, जब हम इसको नगण्य मान लिए तो इसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा D²। और ये क्या हो गया, जब ये घात होते हैं तो इनको हम गुणा करा लेते हैं ऐसे, ठीक है, गुणा करा लिए, ठीक है। अब समझिएगा ये, अब हम मैं थोड़ा सा यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं 2 × 3 है और बटे में 2 है। तो ऐसे हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 3 बचा। या हम कैसे भी करें कि 2 × 3 = 6 और बटे 2, तो ये भी हो जाएगा 3। बात दोनों एक ही है, तो ये इसलिए हम 2 से 2 कैंसिल करा दिए, ठीक है। 2 से 2 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से 2 कैंसिल करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया B = μ0/4π और यहाँ पे m/D⁻3। यही तो हो गया, यही आपकी निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत करके आपको बताया गया एक एक बात, भले ही टाइम लगा है, मैं मानता हूँ कि मैंने मतलब ज़्यादा टाइम लिया है, परंतु मैं भी ये भी कहता हूँ कि आपको एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताया गया है, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत लगा है। तो आपको अगर पसंद आया हो ना, थोड़ा सा भी आपको समझ में मतलब आया है, अगर आपको सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल से उसे यूट्यूब पर उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे परिणामी तीव्रता आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लिखिए सिंपल से, मैंने एक एग्जांपल दिया परिणामी तीव्रता का, तो आप लिखिए परिणामी तीव्रता, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वहाँ से जाकर अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।